गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था उसके आगे ही अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर। तो लास्ट जो वीडियो आप लोगों ने देखा था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उसमें मेन मेमोरी पे जाके वो ख़त्म हुआ था, जिसमें हमने रैम के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे अब वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मेन मेमोरी जो होती है उसको आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैम एंड सेकेंड वन इज़ रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है इसका नाम रैंडम इसलिए रखा गया क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी डेटा सर्च करना होता है इस मेमोरी के अंदर, वो डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके आप एक्सेस कर लेते हैं, ना कि सीक्वेंशियली पूरा शुरू से लेकर उस लोकेशन तक जितनी भी मेमोरी वो पूरी एक्सेस करें। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जो वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे जाने के लिए आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे उसका जो रीड होता है उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बट सीडी में ये या किसी हार्ड डिस्क में आपको जब एक्सेस करना होता है, आप पर्टिकुलर सॉन्ग पे एक्सेस करते हैं, उसको प्ले कर देते हैं। सेम हेयर रैम के अंदर भी जब उस मेमोरी को आपको डायरेक्टली एक्सेस करना होता है तो आप उस मेमोरी का एड्रेस जो होता है उससे उसे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, रादर देन सीक्वेंशियली उसको पूरा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैंडम एक्सेस। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ मेमोरी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज अचीव्ड थ्रू डेटा इनपुट एंड आउटपुट लाइंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ऑल्दो हमारे कोर्स में नहीं है, बट इसका रैम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इनपुट लाइंस होती है और उतनी ही उसमें आउटपुट लाइंस होगी। मतलब जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ आपने रैम लगाया है मदरबोर्ड पे या जो आप प्रोसेसर के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जितना इनपुट रैम में आएगा उतना ही आउटपुट उससे बाहर जा सकता है। जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, द एंड डेटा इनपुट लाइन्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी एंड द एंड डेटा आउटपुट लाइन्स सप्लाई द इन्फॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ मेमोरी। जितनी एन एक वैल्यू ली हुई है कि जितनी इनपुट ऑफ लाइन्स उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवाएंगी, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस वहाँ से आउटपुट को बाहर निकालने के काम भी आएगी। बस जो मेन ड्रॉबैक है रैम का वो ये है कि ये वॉलेटाइल नेचर है। दैट मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ये तब तक काम में रहेगी जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है। जैसे सिस्टम आप बंद करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी और मेमोरी जो भी रैम में है, डेटा जो भी है, वो वॉश आउट हो जाएगा। दो टाइप की रैम होती है, कि आपकी स्टैटिक और एक डायनेमिक रैम। इनकी डिस्क्रिप्शन हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम। देखिए, रोम बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरह की मेमोरी है, बट ये मेमोरी परमानेंट होती है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिख दिए गए वो ऑलवेज रहते हैं। आप उसे ईजिली इरेज नहीं कर सकते या अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आते हैं वही हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका स्मार्टफोन है या आपका माइक्रोवेव है, आपका एलईडी टीवी है, इवन कार जो नई आती है या आपकी बाइक जो लेटेस्ट हैं, जिनमें जैसे ही आप कार में की लगाते हैं तो उसके सारे सेंसर्स ऑन होते हैं जो सारे उसमें लगे हुए डिवाइसेस को चेक करते हैं। सेम एज बाइक में आप जैसे की ऑन करते हैं तो एक बार स्पीडोमीटर के जो भी इंडिकेटर्स है वो सारे ऑन होते हैं, फिर वापस बंद होते हैं। वो सारे जो उसके डिवाइसेस अटैच हैं उसको उन सबको चेक कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग कोई आप या मैं नहीं करते हैं, वो प्रोग्रामिंग पहले से हो रखी होती है, बट उस प्रोग्रामिंग को कहीं ना कहीं तो स्टोर किया हुआ होता है। वो रोम में किया होता है कि भैया ये चिप है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे ही सिस्टम बूट होगा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, उसमें रोम के अंदर आपका बायोस की सेटिंग्स, बायोस की कोडिंग होती है कि जैसे ही आप ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ है? रैम में तो कुछ होता ही नहीं, रैम तो खाली होती है बिल्कुल। जब ऑन होगा तभी तो उसमें कुछ आएगा। तो रोम में जो इंस्ट्रक्शन लिखी है, सबसे पहले रोम चलता है। रोम की इंस्ट्रक्शंस चलती हैं, वो ये बोलती है कि भैया हार्ड डिस्क से क्या उठाना है अपने को, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाना है और रैम में जाकर उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है ना। तो रोम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है पहले से लिखी हुई है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जनरली चेंज नहीं कर सकते, वो लिखी हुई होती है और एज इट इज़ वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तीन तरह की रोम होती है बेसिकली। एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली रोम। देखिए, ये वो रोम होती है जो आपको ब्लैंक मिलेगी। आपने एक बार इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, बस अब ये आगे चेंज नहीं होगा। मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसकी मदद से आप इसको पी रोम प्रोग्रामर बोलते हैं, जिसकी मदद से आप उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड तरह का रोम होता है बेसिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम बोलते हैं। ये जो होता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में इस चिप को इरेज किया जाता है और उसको वापस लिख दिया जाता है। थर्ड होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, जिसमें आप अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम उसको इरेज करते हैं और उसके ऊपर हम वापस नया डेटा लिख सकते हैं।
देखिए रैम हमें पता है कि रैम से डेटा गायब हो जाता है। आजकल नए वाले सिस्टम्स में क्या होता है कि आप जब किसी प्रोसेस कोई काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, तो जब आप वापस से ऑन करते हैं सिस्टम को, तो आपको वो डेटा मिल जाता है जहाँ से आपका काम खत्म हुआ था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये रैम में जो भी डेटा उस वक्त आप काम कर रहे होते हैं वो सेव्ड होता है। जैसे ही लाइट जाती है, कोई सिस्टम फेलियर होता है, तो वो जो रैम का डेटा होता है वो टेम्परेली किस में स्टोर हो जाता है? रोम में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही वापस सिस्टम बूट होगा, वापस स्टार्ट होगा, तो रोम में जो डेटा टेम्परेरी स्टोर है तो वापस कहाँ चला जाएगा? रैम में। और रैम उस काम को वहीं से कंटिन्यू करा देगी जहाँ पे वो बंद हुआ था। स्टोरेज यूनिट, देखिए स्टोरेज यूनिट ये सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो डेटा स्टोर करने की बात होगी जो परमानेंट होगा, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले आती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम सभी फैमिलियर हैं। हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक सर्कुलर डिस्क होती हैं, ठीक है ना, जो एक स्टैक की फॉर्म होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी ऐसे लगी होती है, स्टैक की फॉर्म में लिखी होती है। एक मैग्नेटिक हेड होता है जो इन हार्ड डिस्क के सर्कल्स के ऊपर डेटा को राइट करता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, बट हमारे कोर्स में इतना ही पार्ट समझाया हुआ है कि हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी सीडी देखी है आपने, इस टाइप की मैग्नेटिक फिल्म की सर्कुलर डिस्क होंगी। एक नहीं होगी, खूब सारी होंगी, एक के ऊपर एक लगी हुई होंगी। और जो आपका हेड होगा, हेड जो होता है वो इन डिस्क के ऊपर लिखता है, राइट करता है। तो उसकी मदद से हम हार्ड डिस्क पे डेटा लेते हैं या उसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स आपकी सीडीज। तो इसमें देखिए सबसे पहले सीडी रोम। सीडी रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रोम वापस वही आ गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे होते हैं, सिर्फ आप उनको रीड कर सकते हैं। जैसे आपके एनसाइक्लोपीडिया होगा, कोई गेम होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगी जो पहले से बने बनाए आते हैं, आप उन्हें रीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सीडी रिकॉर्डेबल, आर जो लिखा है वो किससे लिखा है? रिकॉर्डेबल। जो सीडी एक बार रिकॉर्ड करते हैं, ब्लैंक सीरीज लाते हैं हम लोग, एक बार उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, देन आफ्टर उसको यूज कर सकते हैं आप कितनी बार भी। आर डब्ल्यू मीन्स थर्ड पॉइंट, सी डी आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर रीराइटेबल, मतलब उसको आप मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दैट इज डीवीडी। जो आप लोग डीवीडी की बात करते हैं, जो डीवीडी सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रही है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, अप टू 17 GB ऑफ डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो आपकी सीडी होती है उससे करीब 15 टाइम्स मोर डेटा ये स्टोर करती है। सेम यहाँ पे भी ये डीवीडी रोम, वो डीवीडी जिनमें डेटा पहले से स्टोर आ रखा है, जिसको आप सेव किया हुआ डेटा होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। डीवीडी आर, जो ब्लैंक डीवीडीज आती है उनको आप राइट कर सकते हैं। डीवीडी आर डब्ल्यू, वो डीवीडीज जो रीराइटेबल होगी, जो मल्टीपल टाइम्स राइट हो सकती है। देन आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी लाइक आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब जो होते हैं ये फ्लैश मेमोरी के कैटेगरी में आते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है इनमें। अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपका जो है लेजर्स और ऑप्टिकल ड्राइव्स की मदद से डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लाइट चलने जाने के बाद भी रैम, ये जो फ्लैश मेमोरी होती है, इनके अंदर डेटा स्टोर रहता है। देन आती है आपकी ब्लू रे डिस्क। देखिए ब्लू रे डिस्क थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी सीरीज की कैटेगरी में। लाइक जो सीरीज या डीवीडीज की हम बात करते हैं, डीवीडीज जो होती थी वो राइट की जाती थी रेड लेजर लाइट से। और जो आपकी ब्लू रे है ये ब्लू लेजर लाइट से जो राइट की जाती है। तो ब्लू लेजर लाइट से जब इनको राइट किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। इनके बीच का जो गैप होता है डेटा को राइट करने का, या यू कैन से कैरेक्टर्स के बीच का या क्लस्टर्स के बीच का, वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि इसकी जो राइटिंग की वैल्यू है वो है 405। और रेड लेजर जो होता है वो 650 nm पर राइट करता है। तो 405 वाला बहुत ज़्यादा टाइट डेटा को राइट करता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, कंटेन करने का डेटा जो है वो भी इसका ज़्यादा हो जाता है। देन आता है आपका सिस्टम बस। देखिए सिस्टम बस आप यूँ समझ लीजिए कि जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा जाता है, तो जैसे आपके सीपीयू में आपने देखा होता है केबल्स जो लगी होती है, वायर्स जो लगी होती है, एक आपकी काफ़ी चौड़ी केबल लगी हुई होती है, वो आपकी सिस्टम बस होती है, जिसे हम डेटा केबल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टम बस जो होती है बेसिकली ये आपका डेटा को ट्रांसफर कराने के काम में आती है, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर कराने के काम में आती है। कंट्रोल यूनिट के जो काम होता है बेसिकली सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का, कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का, वो भी सिस्टम बसेस करती है। तो क्या क्या लिखा है उसमें? द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस। जो डेटा बस होती है वो बेसिकली वो होती है जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा लेके जाती है। कंट्रोल बस जो सारे इंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए कंट्रोल करती है सारे कंपोनेंट्स को। एड्रेस बस जो मेमोरी का एड्रेस होल्ड करके रख के लेके जाती है, मूव कराती है कि भैया इस लोकेशन पे एड्रेस पे डेटा पड़ा उसको उठाना है, तो जो एड्रेस मूव करवाती है इधर उधर, दे आर एड्रेस बस। द सेपरेट टाइप ऑफ बस इज कॉल्ड आईओ बस, कनेक्ट्स द इनपुट आउटपुट ना अदर एक्सटर्नल डिवाइस टू द सिस्टम। और कुछ डिवाइसेस, कुछ बसेस ऐसी होती है जो आईओ डिवाइसेस को सिस्टम के साथ अटैच करती है। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस।
देन वी हैव सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल टेंजिबल डिवाइसेस होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो दिखती नहीं है बट को कुछ काम एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की इंटरनल ऑपरेशंस के लिए काम में आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रोग्राम समझ लीजिए या एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए यूज़र देखिए बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है, एज ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। और वो जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, मतलब यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए बीच में आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या होता है, ये कंप्यूटर को इजी बनाता है यूज़र के यूज़ करने के लिए, ठीक है, या कंप्यूटर जो एफिशिएंटली यूज़ कर सके हार्डवेयर्स को, इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये समझ लीजिए बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो यूज़र को मदद करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ सारे कंपोनेंट डिवाइसेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करवाने के काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब देखिए जो और कंपोनेंट्स है आपके कंप्यूटर्स के उन सबको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब वो और कंपोनेंट्स कौन कौन से, हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपके ह्यूमन वेयर्स जो भी इनपुट डिवाइसेस वगैरह हैं, आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए कौन काम में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है, ठीक है ना। इसका काम होता है किसी प्रोसेस को मेमोरी देने का, किसी प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट तो वो असाइन कराने का। तो एक ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है यही होता है। बहुत सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र है, रियल टाइम है, आपका टाइम शेयरिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग, और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो आप अभी प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, तो उन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में या कन्वर्ट करने के लिए जो काम में आते हैं दे आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। यहाँ हम ये कह लेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का, या यू कैन से सोर्स कोड जो आप लिखेंगे दे आर दैट इज नोन एज सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो काम में आते हैं वो होते हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है ना। लैंग्वेज प्रोसेसर तीन तरह के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। देखिए पहले बहुत सारी तरह की लैंग्वेज होती थी, उनमें एक लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती थी वो सेट ऑफ सिंबल्स होते थे, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स पहले से बने होते थे जिनको हम यूज़ कर सकते थे। तो जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है दैट इज असेंबलर। इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कराता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, बट इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन या यूनिट बाय यूनिट पढ़ता है। जहाँ पे एरर आ जाएगा वहाँ रुक जाएगा, यूज़र को बोलेगा इस एरर को पहले ठीक करो, फिर वो आगे मूव ऑन करेगा। तो जितनी एरर्स आएंगे उतनी बार ये एप्लीकेशन रुकेगी और आपसे करेक्शन करवाने के लिए बोलेगी। कंपाइलर जो होता है वो आपके द्वारा लिखा हुआ जो सोर्स कोड है उसको पूरे सोर्स कोड को वन गो के अंदर पढ़ता है और जितनी भी एरर्स होते हैं वो एक साथ आपको शो कर देता है। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वजह तो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को करने कराने के काम में आते हैं, ठीक है ना। इसकी कैटेगरी में आपको मिलता है पैकेज, यूटिलिटीज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स। एक एक करके पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आते हैं आपके पैकेजेस। देखिए पैकेजेस जो होते हैं ये यहाँ से पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम जनरल सॉफ्टवेयर आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर इन द मैनर इट सूट देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। देखिए पैकेजेस जो जनरली मैं अगर डिफाइन करूँ पैकेजेस को, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, पर ये किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं होते, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरीके से जो किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें उनको मिलेगी, खाली एक ही काम नहीं होगा। एक तरीके से पैकेज इसलिए बोला गया है कि उसमें इसमें एडिटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो एमएस वर्ड का एग्जांपल है, तो उसमें आप राइट क्रिएट कर सकते हैं वर्ड फाइल, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एक्सेल बनाते हैं, एक्सेल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल काम करने के सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक डीबीएमएस हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया। तो ये एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होगा, मतलब अंदर इसके इतने सारे एप्लीकेशंस होंगे एक ही नाम के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैकेज, बट ये जनरल होगा, किसी इंडिविजुअल यूजर के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाया जाता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूटिलिटी के या काम में आते हैं, या यू कैन से कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मॉडिफाई या इम्प्रूव करवाने के जो सॉफ्टवेयर काम में आते हैं दे आर नोन एज यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर आता है। देखिए ये टेक्स्ट एडिटर आपका वर्ड प्रोसेसर वाला नहीं है, ये टेक्स्ट एडिटर आपने कभी अगर नोटपैड
डॉस में काम किया तो उसमें एडिट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है सिंपल क्रिएट करवाना और एडिट करना टेक्स्ट फाइल्स को। बैकअप यूटिलिटी का अगर बात करें तो आपके डेटा का बैकअप लेने के लिए अगर किसी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है, डेटा सेव नहीं हो पाता है, तो बैकअप लेने का काम जो होता है वो आपका यूटिलिटीज़ के बैकअप का होता है। देन ये कंप्रेशन यूटिलिटीज़, कंप्रेशन यूटिलिटी मीन्स बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करना, ठीक है ना, स्टोरेज एरिया बचाने के लिए। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, देखिए बड़ी फाइल है, कोई बड़ी फाइल हमेशा एक साथ स्टोर नहीं हो पाती, तो उसको अलग अलग स्टोर कर देना है पार्ट्स में, तो वो मल्टीपल लोकेशंस पे उसको फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। बट जब आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो एक फ्रेगमेंट को आपने एक्सेस किया, फिर दूसरे फ्रेगमेंट पे आपको जाना पड़ता है, तो एड्रेसेस को स्टोर करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उनको एक्सेस करने में। तो डिफ्रेगमेंटर जो होता है उसका काम बेसिकली होता है कि जितने भी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में कोई फाइल मल्टीपल लोकेशन में पड़ी है उन सबको उठा के लाके एक जगह कंटिन्यूस लोकेशन में डालना और फ्री स्पेसिस को एक साइड में इकट्ठा कर देना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो वायरसेस के अगेंस्ट में काम करते हैं, आपके सिस्टम को सिक्योर करवाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस सॉफ्टवेयर। देखिए बिजनेस सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाए जाए, लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके बिजनेस के लिए टैली वगैरह होते हैं, दे ऑल आर बिजनेस सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए थैंक यू।